हेलो फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल। आज हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक कार्डियक डिसऑर्डर है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मायोकार्डियल मतलब कि जो मायोकार्डियम मतलब जो मिडल लेयर होती है हमारे हार्ट की, उसमें प्रॉपर तरह से ब्लड फ्लो नहीं जाता है, जिसके कारण जो मायोकार्डियल टिश्यूज़ है वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। चलिए अब आगे हम इसको डेप्थ में पढ़ते हैं। MI is defined as a disease condition which is caused by reduced blood flow in the coronary artery due to atherosclerosis and occlusion of an artery by an embolus or thrombus। मतलब हमारी जो MI है वो एक डिजीज़ कंडीशन है। किस कारण से होती है? ब्लड फ्लो के रिड्यूस होने के कारण। किसमें? कॉर्नरी आर्टरी में। जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी होती है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है और उसी में अर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है या फिर कोई थ्रम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके कारण जो हार्ट की मायोकार्डियल की लेयर है उसकी जो डिमांड होती है वो प्रॉपर तरह से फुलफिल नहीं होती है, जिसके कारण मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन देखने को मिलता है। MI और हार्ट अटैक इज द इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। अब जो हमारे MI है या हार्ट अटैक है वो इरिवर्सिबल डैमेज है किसका? मायोकार्डियल टिश्यूज़ का, जो कि किस कारण से होता है? इश्केमिया या हाइपोक्सिया के कारण होता है। मतलब ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से मायोकार्डियम लेयर में नहीं पहुंचता, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण जो हमारे मायोकार्डियल टिश्यूज़ है वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। अब जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि जो कॉर्नरी आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई कर रही है। जहाँ पर ब्लड सप्लाई करे वहाँ पर हेल्दी मसल्स है और जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं कर रही है वहाँ पर डाइंग मसल्स है, मतलब नेक्रोसिस देखने को मिल रहा है। ये किस लिए कॉज होता है? जो हमारी आर्टरी दिख रही है उसमें या तो कोलेस्ट्रॉल प्लाक बन जाता है या कोई क्लॉट हो जाता है, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है और मायोकार्डियम लेयर की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होती है। इस कारण से हमें MI देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे ईटियोलॉजी के बारे में। ईटियोलॉजी मीन्स कॉजेज ऑफ MI, मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन किस किस कारण से हो सकता है, क्या कारण है उसके पीछे। तो फर्स्ट आता है हमारा स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ड्रग एब्यूज़, ओबेसिटी, स्ट्रेस, अल्कोहल, एज, जेंडर, डायबिटीज़। तो ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं? MI कॉज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि ये डिजीज़ किस तरह से अक्कर हुई है हमारी बॉडी में। तो फर्स्ट कॉज आ जाता है हमारा अर्थरोस्क्लेरोसिस, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया। आर्टरियल स्पाज्म ने सडन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया। एंड थर्ड हो गया हमारा ऑकल्जन बना। ऑकल्जन हमारा अर्थरोस्क्लेरोसिस, प्लाग एंड थ्रोम्बोस से मिलकर बनता है। अब ये तीनों क्या करेंगे? इश्केमिया क्रिएट करेंगे, मतलब ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो गया है, जिसके कारण ऑक्सीजन की डिमांड कम हुई तो वो हाइपोक्सिया क्रिएट हुआ। हाइपोक्सिया क्रिएट हुआ होने के कारण पेशेंट को एंजाइना हुआ, मतलब चेस्ट पेन हुआ। चेस्ट पेन होने के कारण थ्रोम्बोलाइसिस हुआ। थ्रोम्बोलाइसिस होने के बाद परमानेंट थ्रोम्बोस बन गया। परमानेंट थ्रोम्बोस बनने के कारण ब्लड सप्लाई नहीं गई, जिसके कारण वहाँ के जो सेल्स थे वो डेड होने लगे, मतलब नेक्रोसिस होने लगे। तो वो क्या क्रिएट हो गया? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, मतलब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो इसमें देखने को मिलेगा पहला चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होगा। डिस्निया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिलेगा। फटीक, इंक्रीज स्वेटिंग मतलब डायफोरेसिस देखने को मिलेगा। वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, लाइट हेडेक, पाल्पिटेशन, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन में से एक कंडीशन देखने को मिलेगी। और रिदमिया देखने को मिलेगा, मतलब जो रिदम पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वीमेंस के अंदर जो चेस्ट पेन होता है वो कम होता है, उनके अंदर ज़्यादा जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होता है वीकनेस, फटीक एंड डिस्निया। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। तो फर्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स, जिसमें पेशेंट को देखने को मिलेगा चेस्ट पेन, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, लेफ़्ट साइड देखने को मिलेगा जो कि शोल्डर से जो की तरफ जाता हुआ मिलेगा। सेकंड, इंडाइजेशन देखने को मिलेगा। थर्ड, एप्रीहेंशन। फोर्थ, शॉक। फिफ्थ, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। अब डायग्नोसिस में हम सेकंड कराते हैं सीरम कार्डिक मार्कर्स। अब जब भी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है तो जो मार्कर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर ब्लड के अंदर आ जाते हैं, तो हम उससे डिटेक्ट कर लेते हैं कि
पेशेंट को एमआई हुआ है। तो फर्स्ट आता है हमारा सीके, जिसको कहते हैं केरेटिनिन फोस्फोकाइनेज। सेकंड आता है एलडीएच एंड थर्ड इज ट्रोपोनिन। अब हम बात करेंगे थर्ड टेस्ट जो कि होता है ईसीजी। अब हमें ईसीजी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। एसटी जो सेगमेंट है वो एलिवेटेड देखने को मिलेगा, जो टी वेव है वो इन्वर्जन में देखने को मिलेगा, और क्यू वेव का अपीयरेंस देखने को मिलेगा। मतलब क्यू वेव हमारी तभी दिखती है जब पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट टेस्ट आता है एमआरआई। उससे नेक्स्ट आता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हम क्या चेक करते हैं, पेशेंट को कैथेटर इंसर्ट करते हैं, कहाँ से, रेडियल आर्टरी से या फिर फीमोरल आर्टरी से, और आर्टरीज का इमेजेस चेक करते हैं कि कहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट है। उससे नेक्स्ट टेस्ट होता है हमारा पेट स्कैन। उससे नेक्स्ट होता है हमारा चेस्ट एक्सरे। इससे हमारे इन सब चीज़ों से हमारे पता चल जाता है पेशेंट को एमआई किस कारण से हुआ है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो फर्स्ट आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और एजुकेट करते हैं पेशेंट को। उसके लाइफस्टाइल के मेजर्स को मॉडिफाई करते हैं। स्मोकिंग कंजेशन है, मतलब स्मोकिंग को उसको बंद कराते हैं। अल्कोहल इनटेक को अवॉइड कराते हैं कि उसको अल्कोहल नहीं लेना है। डाइट एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे एंड सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करा देंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन क्रिएट होता है, इसलिए सॉल्ट की डाइट, मतलब सॉल्ट देंगे बट वो कम अमाउंट में देंगे। अब हम पेशेंट को फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। उसमें फर्स्ट थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे, क्योंकि थ्रोम्बोस बन रहा था तो वो दोबारा से ना बने, इसलिए थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे। एंटीकोगुलेंट्स देंगे, एंटीप्लेटलेट एजेंट देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। हाइपरटेंसिव क्यों, क्योंकि पेशेंट को हाइपरटेंशन क्रिएट हो रहा था। हाइपोटेंशन की कंडीशन में हम एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स नहीं देंगे। लिपिड लोवरिंग ड्रग देंगे, क्योंकि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल या लिपिड लेवल हाई मिलेगा, इसी कारण उसको कम करने के लिए वो ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। वैसोडाइलेटर्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे क्योंकि पेशेंट को पेन है, एंटी अल्सर ड्रग देंगे एंड एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे। अब हम कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, तो उसमें से फर्स्ट आता है पीटीसी। पीटीसी में हम क्या करते हैं, जो भी प्लाग है उसको रिमूव करते हैं एंड कैथेटर के थ्रू ही एक बैलून को इंसर्ट करते हैं, जिसमें हम बैलून को इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट करते हैं, मतलब आर्टरी को एक्सपेंड करते हैं, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराते हैं आर्टरी का। आफ्टर उसके बाद प्लाग के निकालने के बाद इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बाद हम पेशेंट की उसी एरिया पे स्टेंट का प्लेसमेंट कर देते हैं, जिसके कारण जो आर्टरी है वो दोबारा से कोलैप्स नहीं हो, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं।